बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 10 दिसंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, मैंने कहा था कि असल खबर आईनी बेंच से नहीं, असल खबर तो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से आएगी। आईनी बेंच के सामने जितने भी अहम केसेस की समाअत मुकर्रर हो जाए, उनके फैसलों का अंदाज़ा पहले से ही है कि आईनी बेंच ने ना तो इस निज़ाम के खिलाफ कोई फैसला देना है, आईनी बेंच ने ना तो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला सुनाना है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के एक फैसले ने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी आज़ाद बेंच ने कमाल कर दिया है। मंसूर अली शाह ने नवाज शरीफ के खिलाफ पहला तगड़ा फैसला सुना दिया है। शारह दस्तूर से इस इंतहाई अहम केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस अदालती हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत से अहम केसेस की समाअत मुकर्रर है। 9 मई के मुकदमात हों, 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिका इमरान खान की दरख्वास्त हो, या फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला हो, ये तमाम तर केसेस की समाअत आईनी बेंच के सामने मुकर्रर है। और मैंने कल ही ये गुजारिश कर दी थी कि असल खबर आईनी बेंच से नहीं, असल खबर तो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से आएगी। असल मामला तो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और ऐन तवक्कुआत के मुताबिक मंसूर अली शाह ने बड़ा धमाका कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, पहला उसूल वाज़े कर दिया है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के रहनुमा आदिल बाज़ई साहब, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट किया था, कल मैंने अपने वीलॉग में मुकम्मल बैकग्राउंड बताई थी कि आदिल बाज़ई साहब का जाली बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया और उस जाली बयान हल्फी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। आदिल बाज़ई को डी सीट करने के लिए नवाज शरीफ ने, यानी मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को खत लिखा था और स्पीकर कौमी असम्बली ने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा कि आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया जाए। यह पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला अनोखा वाकया था कि एक मेंबर कौमी असम्बली अपने हल्के से इलेक्शन लड़ता है, वो इलेक्शन जीतता है, लोग उसको वोट देते हैं, वो अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ता है। जीतने के बाद जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपना बयान हल्फी जमा करवाता है कि मैं फलां पार्टी का मेंबर कौमी असम्बली हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है नहीं, तू फलां पार्टी का नहीं है, तू फलां पार्टी का है। यानी यहां तक कि जब आदिल बाज़ई साहब ने मेंबर कौमी असम्बली का हल्फ उठाया था, उन्होंने इमरान खान की तस्वीर सामने लटकाई हुई थी और उनकी तमाम तर तकारीर इमरान खान के हक में थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के कहने पर, याद रखिएगा, नवाज शरीफ के खत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। आदिल बाज़ई ने इस सारे अरसे में बहुत नुकसान सहा है। यानी उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का उनका कारोबार था, जिसको पिछले कुछ अरसे के अंदर हुकूमत ने गिराया, उसको तबाह किया, सिर्फ इस वजह से कि किसी तरीके से आदिल बाज़ई साहब जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के हक में वोट दे दें। जब आदिल बाज़ई ने इनकार किया तो नवाज शरीफ ने खत लिखा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ के खत का पाबंद है, उनके हर हुक्म को मानने का पाबंद है। नवाज शरीफ के हुक्म पर आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ई को जो डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था, उसको मुअत्तल कर दिया। आदिल बाज़ई को दोबारा जो है अपनी सीट पर बहाल कर दिया। जो बलूचिस्तान के आदिल बाज़ई साहब के हल्के में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा था, उसको भी रुकवा दिया। यानी आदिल बाज़ई साहब अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुकर्रर हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद। असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस की समाअत के दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, जो मैंने शुरू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने उसूल वाजे कर दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो क्लियर डिवीजन नजर आ रही है। एक तरफ आईनी बेंच है, उसके सामने इंतहाई अहम केसेस की समाअत है, लेकिन खबर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से निकल रही है, क्योंकि सबको पता चल रहा है कि इंसाफ कहां पर होना है, सबको पता चल रहा है कि कौन सा जज किस तरफ खड़ा है। जस्टिस मंसूर अली
शाह ने कल केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए और इस केस का अब जो तफसीली फैसला आने जा रहा है वो कैसे शहर इक़्तिदार में परेशानी का बायस बना हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल रात तक क्या होता रहा, कल रात तक क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान सर जोड़कर बैठे रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह आदिल बाज़ई केस का जो तफसीली फैसला जारी करेंगे, उसके अंदर तो बहुत कुछ लिखने जा रहे हैं, क्योंकि जो रिमार्क्स दिए गए जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस की जानिब से, वो मैं आपको बताता हूं कि रिमार्क्स क्या दिए गए। पहली बात तो आदिल बाज़ई की सीट जो है वो बहाल हो गई, उनकी रुकनियत बहाल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस फैसले के फौरी बाद, क्योंकि इस फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और आदिल बाज़ई के जो वकील हैं उनके दरमियान मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले का जिक्र हुआ। 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया था, जिस फैसले के ऊपर आज दिन तक अमल दरामद नहीं हो सका, जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि उस फैसले के ऑथर जज थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो फैसला तहरीर किया था और मंसूर अली शाह साहब 12 जुलाई के बाद कई मौक़ों के ऊपर उस फैसले पर अमल दरामद ना करने के हवाले से बातचीत कर चुके हैं। यानी इस्लामाबाद की कई तकारीब में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक बोझ है। वो अलग बात है कि जस्टिस याहिया अफरीदी उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर रही या महसूस नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आईनी बेंच बनाया है वो भी उस बोझ को महसूस नहीं कर रहा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आजाद जजेस हैं उनको तो इस बात का अंदाजा है कि 12 जुलाई वाले फैसले पर बहरहाल अमल दरामद लाजमी होना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ऐसे रायगा नहीं जा सकता। बहरहाल आदिल बाज़ई के केस के अंदर जो आदिल बाज़ई के वकील थे उन्होंने इस केस में मखसूस नशिस्तों वाले केस का हवाला दिया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि ये वो 3 जजेस थे, यानी 3 रुकनी बेंच था, जिनमें से 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया था। अकील अब्बासी साहब तो उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट होकर ही नहीं आए थे। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने मखसूस नशिस्तों वाले केस का जिक्र आया तो मंसूर अली शाह ने कहा, हैरानकुन अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले कि क्या मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया है। फिर जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा बोली कि क्या अगर मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के फैसले को बतौर नजीर पेश किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला होता है उसको आइंदा आने वाले केसेस में बतौर हवाला, एग्जाम्पल या नजीर के तौर पर पेश किया जाता है। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी मुस्कुराते हुए बोली, अब ये बड़ी लाइटर नोट के ऊपर बातचीत हो रही थी कि अगर मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं हुआ तो क्या एक वकील जो है वो इस केस के फैसले को बतौर नजीर पेश कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बोले कि क्या आप मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं, क्योंकि वो वकील साहब मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले का हवाला दे रहे थे। अब वो क्या हवाला था जो मैंने कहा कि जनाब मंसूर अली शाह साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस ने उसूल वाज़े कर दिया। अब आदिल बाज़ई साहब के वकील ये कह रहे थे कि जनाब मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी यही था, यानी मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई वो बिल्कुल वही कुछ हुआ जो आदिल बाज़ई के साथ हुआ। मिसाल के तौर पर आदिल बाज़ई साहब इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर हूं, उनका वो बयान हल्फी नहीं माना गया और उनका एक 2 नंबर बयान हल्फी मानकर उनको डी सीट कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 41 ऐसे एमएनएज हैं जिनके साथ यही हुआ, वो इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन जीते, उन्होंने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, हम लड़े आजाद हैं, लेकिन अब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, हम अपनी शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डाल रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 41 एमएनएस को आजाद डिक्लेयर किया, वो आज दिन तक आजाद हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, बयान हल्फी उन्होंने जमा करवा दिया हुआ है, लेकिन उनको आजाद कहा जा रहा था। उनको फिर बाद में कहा गया कि जनाब कुछ पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, कुछ नून लीग में चले जाएंगे। जब 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद कर दिया कि जनाब आपने इन 41 लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एमएनए कंसीडर करना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए कंसीडर करना है, ये आजाद नहीं है क्योंकि इन्होंने बयान हल्फी जमा करवा दिया है। अब आदिल बाज़ई साहब का मामला भी बिल्कुल वही है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आदिल बाज़ई का बयान अल्फी मानने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने यह उसूल वाजे कर दिया है कि जिस जिस एमएनए का, वो इंडिविजुअल सतह के ऊपर आए या वो 41 के 41 एमएनए का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, उसूल ये वाजे हो गया कि वो तमाम तर एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एमएनए हैं, उनके बेशक जितने मर्जी 2 नंबर बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिखाता रहे, वो बयान हल्फी जाली है, क्योंकि वो एमएनए खुद कह रहा है मैंने ये बयान हल्फी दिया ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं सुन्नी इत्तेहाद कि मैं जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन नहीं हूं या तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जाली बयान हल्फी देकर उसको डी सीट कर दिया। ये तो ऐसा ही है जैसे नवाज शरीफ या इमरान खान या कोई आसिफ जरदारी कहीं से इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने के बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कहे कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नहीं, आपके नाम का तो एक और बयान अल्फी आया हुआ है, हम आपको डी सीट करते हैं। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो ब्लंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मारा। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात गए एक अहम तरीन इजलास तलब किया, कल रात को, यानी पीर और मंगल की दरमियानी शब ये इजलास हुआ कि अगर मखसूस नशिस्तों वाले केस का हवाला दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और इस केस के तफसीली फैसले के अंदर मंसूर अली शाह फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई बात लिख देते हैं, तो उसको निबटने के लिए, काउंटर करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब तो इस निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं ना। मंसूर अली शाह साहब से तो ये पूरा निज़ाम खौफजदा है। तो मंसूर अली शाह साहब के कल दिए गए रिमार्क्स का असर ये हुआ कि आज यानी मंगल के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से एक अहम तरीन इजलास बुला लिया। फिर केपीके में जो सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए अभी तक, उनके हवाले से भी एक अहम तरीन इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर आदिल बाज़ई को डी सीट किया था, वो अब इस इजलास के अंदर शरीक होंगे। यानी अब कोई नई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माना जाए। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह का जो तफसीली फैसला होगा वो शायद इसी हफ्ते में जारी हो जाए। उस तफसीली फैसले के अंदर एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बांध दिए जाएंगे। तो एक तरफ आईनी बेंच है जो बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत कर रहा है, बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबको पता है कि आईनी बेंच की दौड़ कितनी है, आईनी बेंच क्या कर सकता है। यानी कल हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जिनका साहबजादा पिछले 1.5 साल से मिलिट्री कस्टडी में है, हसन नियाजी, उसके हवाले से हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि मैं पिछले 1.5 साल से ये गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे बेटे को कम से कम जुडिशियल कर दिया जाए, उसको जो आम अदालतें हैं उधर भेजा जाए, कम से कम उसका ट्रायल तो चले। अभी तो यही नहीं पता कि फौजी अदालतों में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जिनकी तादाद 84 या 85 बनती है, उनका ट्रायल कहां तक पहुंचा है, क्या उनको सजा हो रही है, उसको सजा ही सुना दें। यानी दरखास्त दी हफीजुल्लाह नियाजी ने बाकायदा तौर पर इस आईनी बेंच के रूबरू कि आप मेरे बेटे को सजा सुनाने का हुक्म दे दें, मुझे ये तो तसल्ली हो जाएगी कि मेरे बेटे को सजा हो चुकी है। ना ट्रायल आगे बढ़ रहा है, ना कोई केस में पेशरफ्त हो रही है, हम किसके पास जाएं। अब हफीजुल्लाह नियाजी साहब की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, तो आप आईनी बेंच से क्या तवक्को करते हैं। यानी वो आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से वजूद में आया, इस निजाम ने, इस हुकूमत ने वो जजेस जो चौथे 5वें नंबर के जजेस से, उनको इख्तियारात दे दिए। क्या हम उन जजेस से तवक्को करें कि वो जजेस जो हैं वो इस निजाम और इस हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता वो एक अकेला जज जिसको ये पूरा निजाम रोकना चाहता था, वो एक अकेला जज जिससे ये पूरी हुकूमत खौफजदा है, वो अपनी कमरा अदालत में धमाके करता जाएगा। और आदिल बाज़ई को जो रुकनीत बहाल की गई है, ये पहला मंसूर अली शाह साहब की तरफ से तगड़ा जवाब है जो पूरी हुकूमत को मिल गया। मैं इंशाअल्लाह इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।